नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मजेदार और गहरी कहानी के बारे में। कहानी का नाम है बिश के दांत और इसे लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा ने। चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये कहानी असल में समाज में फैले एक ऐसे जहर के बारे में है जो हमें रोज दिखता है, लेकिन हम शायद उस पर ध्यान नहीं देते। मतलब अमीरी गरीबी का फर्क, घमंड, ये सब कैसे हमारे रिश्तों और इंसानियत को आप कह सकते हैं अंदर से खोखला कर देता है। शर्मा जी ने इसे बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया है। तो सवाल ये उठता है कि समाज के सबसे जहरीले दांत आखिर हैं कौन से। अब देखिए, कहानी का जो टाइटल है विष के दांत, उसे समझने के लिए ना हमें पहले कहानी की दुनिया में उतरना पड़ेगा। एक ऐसी दुनिया जो दो हिस्सों में बंटी है, अमीरों की दुनिया और गरीबों की दुनिया। तो चलिए कहानी की इन दो दुनियाओं को देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहली दुनिया से, यानी अमीर सेन साहब की दुनिया से। तो सेन साहब की दुनिया कैसी है? देखिए, उनके पास एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई काली कार, 7,500 रुपए की, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम होती थी। ये कार सिर्फ कार नहीं, उनके रुतबे की, उनकी शान की निशानी है। हालत यह है कि उस पर एक छोटा सा धब्बा भी लग जाए ना, तो घर के नौकरों की शामत आ जाती है। उनका घर भी कोई मामूली मकान नहीं, एक बंगला है। और उनकी ये नई कार तो जैसे उनकी ये दुनिया का सेंटर पॉइंट है। इतनी साफ सुथरी रखी जाती है कि उनके अपने बच्चों को भी उसके पास फटकने की इजाजत नहीं है। और यहीं पर कहानी एक बहुत मजेदार कॉन्ट्रास्ट सेट करती है। एक तरफ है सेन साहब का महल, जहां नई मोटर कार है, अहंकार है, सफेद पोशी है। और दूसरी तरफ है उनके ही फैक्ट्री में काम करने वाले एक क्लर्क गिरधर की झोपड़ी, जहां विवशता है, बेबसी है। और इन्हीं दो दुनियाओं के बीच टकराव की नींव रखी जाती है। अब ये जो अमीर गरीब का बंटवारा है ना, ये इन दोनों के बेटों के किरदार में और भी साफ साफ नजर आता है। एक तरफ बिगड़ा हुआ शहजादा है और दूसरी तरफ गरीब का बेटा। अच्छा, सेन साहब के घर में बच्चों के साथ कैसा सलूक होता है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। उनकी 5 बेटियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शिफाली, आरती। एकदम सुशील, शांत, अनुशासित। और एक बेटा है खोखा, सबसे छोटा। और बुढ़ापे की औलाद होने के नाते घर के सारे नियम कानून उस पर आकर खत्म हो जाते हैं। मतलब वो बिगाड़ा हुआ है, हर चीज तोड़ने फोड़ने वाला। तो घर में लड़के और लड़की के पालन पोषण में जमीन आसमान का फर्क है। कहानी में एक लाइन है जो इस फर्क को बहुत अच्छे से बताती है। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। सोचिए जरा, मतलब बेटियों को तो कठपुतलियों की तरह पाला जा रहा है, उनकी हर हरकत कंट्रोल की जाती है। लेकिन बेटा खोखा, वो हर नियम से ऊपर है, उसे कुछ भी करने की पूरी आजादी है। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा पाखंड। सेन साहब को अपने तोड़ने फोड़ने वाले बेटे में एक इंजीनियर नजर आता है, लेकिन गली मोहल्ले के दूसरे गरीब बच्चों में उन्हें सिर्फ गुंडे, चोर और डाकू ही दिखते हैं। कमाल की बात है ना। बल्कि वो तो खोखा के लिए एक बढ़ई तक बुलवा लेते हैं, ताकि वो ठोक पीट कर औजारों से खेलना सीखें और आगे चलकर इंजीनियर बने। अब आते हैं दूसरी दुनिया में, झोपड़ी की दुनिया में। यहाँ रहता है मदन, गिरधर का बेटा। वो जोशीला है, उसमें आत्मसम्मान है और उसके अंदर ना एक बच्चे वाली न्याय की भावना कूट कूट कर भरी है। मतलब वो बिल्कुल खोखा के उलट है। तो अब जाहिर सी बात है, ये दो अलग दुनियाएं हैं, तो टकराव तो होना ही है। चलिए देखते हैं कि अन्याय की पहली झलक कैसी दिखती है। और जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है? तो होता यह है कि एक दिन मदन सेन साहब की उस चमचमाती नई कार को बस छू लेता है। बस छूता है और इतने में ही ड्राइवर उसे जोर से धक्का देता है। बेचारा मदन गिर जाता है, उसके घुटने में चोट भी लग जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सेन साहब उसके पिता गिरधर को बुलाते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारा बेटा आगे चलकर बड़ा अपराधी बनेगा। और अपनी नौकरी बचाने के लिए बेचारे गिरधर को अपने ही बेटे मदन को पीटना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है ये। और ये है सेन साहब का फरमान। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। मतलब एक बच्चे के लिए ऐसी बात। और ये बात वो इंसान कह रहा है जिसका अपना बेटा घर में तोड़ फोड़ मचाए रखता है। अपने बेटे का विनाशकारी व्यवहार उन्हें नहीं दिखता, लेकिन एक गरीब बच्चे का कार छूना उन्हें अपराध लगता है। तो ये जो अन्याय हुआ ना, बस यहीं से कहानी के क्लाइमैक्स की, उसके सबसे विस्फोटक मोड़ की जमीन तैयार हो जाती है। कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन आती है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ हंस कौन है? अमीर घर का लड़का खोखा,
और कौवे कौन है? गली में लट्टू चला रहे मदन और उसके गरीब दोस्त। तो होता ये है कि ये हंस यानी खोखा उन कौवों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन खोखा अपने घमंडी स्वभाव के कारण खेलने की इजाजत नहीं मांगता। वो तो सीधे लट्टू की मांग करता है। उसे लगता है हर चीज पर उसी का हक है। पर मदन, जिसे अपनी पिछली बेइज्जती याद थी, वो साफ मना कर देता है। खोखा को ना सुनना तो आता नहीं, वो मदन को धक्का दे देता है। लेकिन इस बार मदन चुप नहीं रहता। इस बार वो पलटवार करता है। उसके अंदर जो गुस्सा और अन्याय की भावना दबी हुई थी, वो बाहर निकल आती है। और फिर इस हाथापाई का नतीजा क्या होता है? मदन खोखा के सामने के 2 दांत तोड़ देता है। ये जो हुआ ना, ये सिर्फ बच्चों की लड़ाई नहीं थी, ये एक विद्रोह था। और इस एक छोटे से विद्रोह ने समाज के उस झूठे, नाजुक ताने बाने को हिलाकर रख दिया। और यहीं पर हमें कहानी का टाइटल विष के दांत, उसका असली मतलब समझ में आता है। असल में जहरीले दांत सिर्फ खोखा के नहीं थे। असली विष के दांत तो वो अहंकार था, वो अमीरी गरीबी का भेद था, वो ऊंचे तबके की दमनकारी सोच थी। खैर, नतीजा तो वही हुआ जिसका डर था। सेन साहब ने फौरन घरदर को नौकरी से निकाल दिया। उसकी रोजी रोटी छिन गई। अब मदन डरा हुआ घर लौटता है। उसे लगता है कि आज तो उसकी खैर नहीं, आज तो उसे अपने जीवन की सबसे बुरी मार पड़ेगी। लेकिन घर पहुंचकर जो होता है वो बिल्कुल अलग था। गिरधर कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गिरधर अपने बेटे को देखकर कहता है, शाबाश बेटे, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। सोचिए, ये कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। नौकरी जाने के बाद गिरधर पहली बार अपनी गुलामी और बेबसी की जंजीरों से आज़ाद महसूस करता है। आज वो अपने बेटे को मारता नहीं, बल्कि उस पर गर्व करता है, क्योंकि मदन के इस एक कदम ने उसके पिता के अंदर सोए हुए आत्मसम्मान को जगा दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब समाज में इतनी ज्यादा असमानता हो, तो क्या विद्रोह करना ही अपने सम्मान को बचाने का अकेला रास्ता बचता है? कभी-कभी शायद दमन करने वाले के विष के दांत तोड़ने से ही दबे हुए लोगों को अपने आत्मसम्मान की आज़ादी वापस मिलती है। मदन के उस एक कदम ने न सिर्फ उसे, बल्कि उसके पिता को भी सालों की घुटन से आज़ाद करा दिया।